हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको फ्रांसीसी क्रांति के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को एक नज़र में पूरा कराएंगे। पूरे चैप्टर पे क्या एमसीक्यूज हो सकते हैं, चाहे वो रिक्त स्थान के रूप में पूछ लिए जाएं या विकल्प के रूप में पूछे जाएं या उनको ट्रू फॉल्स के रूप में पूछा जा सकता है। पैटर्न कोई हो सकता है, उसका आंसर क्या होगा देखते हैं। चैप्टर हमारा है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के जैसे पहला क्वेश्चन हो सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस घटना से हुआ। वो घटना पूछी गई है जिस घटना से 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। वो घटना है बैस्तिल के किले पर आक्रमण से। बैस्तिल के किले पर आक्रमण होता है 14 जुलाई 1789 को और उस घटना से क्रांति की शुरुआत हो जाती है। ये सारे क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आपके एट ए ग्लांस के लिए ये सारे क्वेश्चन हर समय आपके फ़ोन में अवेलेबल रहेंगे। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई। क्रांति की प्रारंभ की तिथि है 14 जुलाई 1789। ये डेट महत्वपूर्ण है। इस डेट से फ्रांसीसी क्रांति की प्रारंभ हुई। बैस्तिल के किले पर आक्रमण से प्रारंभ हुई थी। तो बैस्तिल का जो किला था उस पर कितने सैनिक छुड़ाए गए थे। जब आक्रमण हुआ तो जब आम जनता ने आक्रमण किया तो जो बैस्तिल के किले का कमांडर था वो तो आक्रमण में मारा गया। लोगों को उम्मीद थी कि उसमें बहुत से कैदी बंद होंगे, लेकिन उस दुर्ग में केवल 7 कैदी थे और इन 7 कैदियों को छुड़ा लिया गया। वो कैदी भी क्रांतिकारियों के साथ आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था और वो किस वंश का था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस समय फ्रांस का शासक था लुई 16वां, जो बूर्बो वंश का था। लुई 16वां और उसकी पत्नी का नाम मेरी एंटोइनेट। मेरी एंटोइनेट। ओके, नेक्स्ट, फ्रांसीसी मुद्रा को क्या कहते हैं। फ्रांसीसी मुद्रा को लिब्रे कहा जाता था। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि लिब्रे क्या है, तो लिब्रे फ्रांसीसी मुद्रा है। फ्रांस में जो सामाजिक वर्ग थे उनको स्टेट कहा जाता था। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्टेट किसे कहते थे। फ्रांसीसी समाज में जो वर्ग थे, इन वर्गों को स्टेट कहा जाता था। और फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा था। पहला पादरी, दूसरा कुलीन, तीसरे मध्यम वर्ग। इसको फर्स्ट स्टेट पादरी वाले को, सेकंड स्टेट कुलीन, और मध्यम वर्ग जिसमें बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी, दुकानदार, किसान, ये सब आते थे, वो थर्ड स्टेट में आते थे। मध्यम वर्ग ये सब थर्ड स्टेट में आता था। तो पूरा फ्रांस का समाज इन 3 वर्गों में विभक्त था। टाइट किसे कहते हैं, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि टाइट किसे कहते थे। यूरोप में जो चर्च था उसको ये अधिकार था कि वो ईसाइयों से उनकी आमदनी का 10वां हिस्सा, आमदनी का 10%, आय का 10% कर के रूप में वसूल सकता था। चर्च को किसी भी व्यक्ति की आमदनी का 10% कर के रूप में वसूल करने का अधिकार था। ये एक धार्मिक कर होता था, ईसाई प्रजा से वसूल किया जाता था। तो चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला धार्मिक कर जो आमदनी का 10% होता था, इसे टाइथ कहा जाता था। ये पैसा चर्च के पास जाता था और चर्च इससे चर्च की व्यवस्था करना, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, जो पादरी याद रहते थे, भिक्षुणियाँ रहती थी एबीज में, मोनेस्टीज में, उनके काम में इस पैसे को खर्च किया जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइल किसे कहते थे? टाइल प्रत्यक्ष कर था और इसको सरकार द्वारा वसूला जाता था। यह सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर था। सरकार लोगों से वसूलती थी और इस कर से सरकार अपने प्रशासनिक खर्च को चलाती थी। तो सरकार द्वारा वसूल किया जाने वाला कर टाइल। ओके, इसके अतिरिक्त और भी कुछ अप्रत्यक्ष कर थे, जैसे नमक है, तंबाकू है, इन सब पर सरकार और भी अप्रत्यक्ष कर वसूलती थी। फ्रांस की क्रांति में फ्रांस के दार्शनिकों का बड़ा योगदान था। कई एक दार्शनिक आपने पढ़े होंगे, मॉन्टेस्क्यू को पढ़ा होगा, रूसो को, जालाक, हॉब्स। उन्हीं में से एक लेखक है द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये पुस्तक किसने लिखी? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वो दार्शनिक हैं मॉन्टेस्क्यू। ये फ्रांस के एक बड़े दार्शनिक थे। द स्पिरिट ऑफ लॉज, इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि समाज में जो कुछ लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त है वो नहीं होना चाहिए। फ्रांस के समाज में अभी आपने देखा था कि फ्रांस का समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट पादरी, दूसरा स्टेट कुलीन, तीसरा स्टेट जो मध्यम वर्ग के लोग थे। तो फ्रांस के जो पहले 2 सामाजिक वर्ग थे, पादरी और कुलीन वर्ग, इनको जन्म से ही विशेषाधिकार प्राप्त था। इनको कर आदि नहीं देना होता था और सबसे संपन्न लोग थे। जमीन पर इनका अधिकार था, संपत्ति इनके पास थी। तो जो इनको विशेषाधिकार प्राप्त था उसकी आलोचना की मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू का कहना था कि जन्म से किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए, सभी लोग समान होने चाहिए। दूसरी पुस्तक है टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक ज़िया-ज़ाक ने लिखी। ज़िया-ज़ाक ये पुस्तक के लेखक थे, ये भी दार्शनिक थे। इन्होंने इस पुस्तक को, जो सामंती विशेषाधिकार थे, जो उस समय ऐसी मान्यता थी कि जो राजा होता है, राजा को दैवीय अधिकार प्राप्त होते हैं। ऐसी मान्यता थी कि राजा को ईश्वर के द्वारा शक्ति दी जाती है और इसीलिए उसके वंशजों का ही सिंहासन पर अधिकार है। तो राजा के जो दैवीय अधिकार थे उसकी आलोचना ज़िया-ज़ाक ने टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट नाम की पुस्तक में की। राजा के दैवीय अधिकारों को उसने चैलेंज किया। नेक्स्ट, स्टेटस जर्नल। स्टेटस जर्नल क्या थी? स्टेटस जर्नल एक राजनीतिक संस्था थी। स्टेटस जर्नल राजनीतिक संस्था थी। अब ये स्टेटस जो शब्द है स्टेट से आया। अभी आपने पढ़ा था स्टेट, फ्रांस में सामाजिक वर्गों को स्टेट कहते थे। तो स्टेटस जर्नल का जो गठन किया जाता था, फ्रांस का जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के लोगों को मिला करके स्टेटस जर्नल का गठन होता था। ये एक प्रतिनिधि सभा थी। हर स्टेट के, पहले स्टेट के लोग, कुछ पादरी में से, कुछ कुलीन वर्ग में से और कुछ सदस्य इसके थर्ड स्टेट से आते थे। और इस प्रकार से जो एक प्रतिनिधि सभा होती थी, ये राजा की सहायता के लिए थी और राजा इसकी सहायता से प्रशासन को चलाता था। लेकिन लुई 15वां और लुई 16वें इनके समय में जो स्टेटस जर्नल थी वो बराबर भंग चली आ रही थी। फ्रांस के समय में, फ्रांस के शासन काल में, फ्रांस में ये एक ऐसी व्यवस्था थी कि राजा बिना स्टेटस जर्नल की अनुमति के कोई नवीन कर नहीं लगा सकता। राजा होता तो था शासक, लेकिन वो अपनी इच्छा से कोई नया कर नहीं लागू कर सकता था जब तक कि उसको स्टेटस जर्नल की मंजूरी ना मिले। ये फ्रांस में व्यवस्था थी। स्टेटस जर्नल की अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी?
फ्रांस में क्रांति हुई 1789 को, लेकिन स्टेटस जनरल बहुत पहले से भंग चली आ रही थी। स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई नहीं गई थी, जबकि होता था क्या था, होना क्या चाहिए था कि स्टेटस जनरल की बैठक बराबर बुलाई जाए, राजा को सलाह दे और राजा उसके अनुसार शासन करे। लेकिन ये शासक सब निरंकुश हो चुके थे और उन्होंने 1614 CE से 1614 ईस्वी से स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई ही नहीं। राजा मनमानी निर्णय लेते थे, उनको जो करना होता था करते थे, और यही कारण था कि लोग नाराज थे। ओके, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये पुस्तक किसने लिखी, या ऐसा पूछा जा सकता है कि रूसो की पुस्तक कौन सी थी, तो इसके लेखक हैं रूसो। ओके, रूसो बहुत बड़े दार्शनिक, समाज सुधारक थे। इन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की पुस्तक लिखी। इसका नाम विशेष रूप से याद रखिएगा। दो व्यक्ति थे जिनका कि फ्रांसीसी क्रांति में बड़ा उल्लेखनीय योगदान था। एक है मिराबियो और दूसरे हैं अबेसिये। मिराबियो और अबेसिये कौन थे? मिराबियो कुलीन वर्ग से संबंध रखते थे, अबेसिये पादरी थे। मिराबियो कुलीन वर्ग से था, अबेसिये पादरी थे। दोनों समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग से थे, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों लोगों ने जो तीसरा स्टेट था, तीसरे स्टेट के अधिकारों का समर्थन किया। तीसरे स्टेट के अधिकार के समर्थक थे। ये चाहते थे कि तीसरे स्टेट के लोगों को उनके अधिकार दिए जाए। ध्यान रहे, यद्यपि पहले दूसरे स्टेट से संबंधित थे, लेकिन इन्होंने फिर भी तीसरे स्टेट का समर्थन किया। और यही नहीं, जो अबेसिये था, इसने एक पुस्तक लिखी, तीसरा स्टेट क्या है। यह एक पम्फलेट थी, प्रचार पुस्तिका थी। तीसरा स्टेट है क्या, इसके बारे में एक पुस्तक भी अबेसिये ने लिखी, जो पादरी वर्ग से था। फ्रांस में जिसको हम संसद कहते हैं, उसका जो चुनाव था, नेशनल असेंबली ने सामंती व्यवस्था को कब समाप्त किया? जब फ्रांस में क्रांति हुई और लुई सल्हुए को हटा दिया गया, तो एक संसद का चुनाव किया गया, जिसको नेशनल असेंबली कहते थे। नेशनल असेंबली ने सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का कानून कब पारित किया? वो कानून कब बनाया गया जिससे कि सामंती व्यवस्था समाप्त हो जाए? सामंती व्यवस्था को समाप्त करने का कानून 4 अगस्त 1789, 14 जुलाई 1789 को क्रांति हुई थी और नई संसद बन गई। उस संसद ने 4 अगस्त 1789 को कानून बना दिया, जिससे कि सामंती अधिकार समाप्त हो गए। जो लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त था, चर्च के पास, कुलीन वर्गों के पास जो बड़ी बड़ी संपत्तियां थी, वो सब जब्त कर ली गई और दैवीय अधिकार समाप्त कर दिए गए। ये सामंती व्यवस्था की समाप्ति थी इस कानून के द्वारा, अगस्त 1789। ओके, फ्रांस में जो नई सरकार बनी, नेशनल असेंबली बनी। नेशनल असेंबली के दौरान राजा का पद बने रहने दिया गया। उसको कहते हैं फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कब हुई? 1791। राजा को शासन का प्रमुख बना रहने दिया गया, लेकिन उसके हाथ में शक्तियां नहीं थी। पहले राजा के हाथ में सारी शक्तियां थी। अब राजा संवैधानिक प्रमुख जरूर रहा, लेकिन राज्य की जो शक्तियां थी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में बट गई। नेशनल असेंबली कानून बनाती थी और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने अपने कामों को करती थी। केवल राजा एक संवैधानिक प्रमुख बना रहा। तो फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र 1791 से प्रारंभ हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि नेशनल असेंबली जो बनाई गई थी, जिसको फ्रांस की संसद कहा गया, उसका चुनाव किस तरह होता था? उसके सदस्यों को कैसे चुना जाता था? याद रहे,
नेशनल असेंबली के सदस्यों की संख्या 745 थी। 745 लोग थे नेशनल असेंबली में, और इन 745 लोगों का जो चुनाव होता था एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता था। एक निर्वाचक मंडल होता था, इलेक्टोरल बोर्ड होता था, वो इन सदस्यों को चुनता था, और उन इलेक्टोरल बोर्ड को, उस निर्वाचक मंडल को जनता चुनती थी। लेकिन ध्यान देना, आम जनता नहीं चुनती थी। ऐसे लोग जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक है उन्हें मत देने का अधिकार था। पहली शर्त, उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। इनका चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा होता था, जो अप्रत्यक्ष तरीका था। 25 वर्ष से अधिक के लोग ही मत दे सकते थे, और जो पुरुष थे उन्हीं को मत देने का अधिकार था। तीसरी शर्त, पहली शर्त 25 वर्ष, दूसरी शर्त पुरुष ही मतदाता थे, तीसरी शर्त जो कम से कम 3 दिन के वेतन के बराबर सरकार को कर देते हों। मतलब आम आदमी इस चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकता था। जो एक निश्चित सीमा तक अमीर लोग थे, जो करदाता थे, वही मतदाता हो सकते थे। वो व्यक्ति जो 3 दिन के वेतन के बराबर सरकार को टैक्स देता हो, वही चुनाव का अधिकारी था। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता था? सक्रिय नागरिक। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सक्रिय नागरिक किसे कहते थे, तो नेशनल असेंबली के सदस्यों का चुनाव करने वाले वो लोग जो 25 वर्ष से ऊपर के लोग होते थे, पुरुष थे, और 3 दिन के वेतन के बराबर मतदान देते, 3 दिन के वेतन के बराबर कर देते थे, वही मतदान के अधिकारी थे। उनको सक्रिय नागरिक कहा जाता था। इसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन है, निष्क्रिय नागरिक किसे कहते थे? अगर वो सक्रिय नागरिक हैं तो निष्क्रिय नागरिक कौन है? निष्क्रिय नागरिक वो हैं जो 25 वर्ष से कम है। पहली बात तो जो 25 वर्ष से कम होते थे वो निष्क्रिय नागरिक। वहां पर महिलाओं को सक्रिय नागरिक में रखा गया है, पुरुषों को तो यहां महिलाएं सक्रिय नागरिक नहीं थी, उनको मत देने का अधिकार नहीं था, केवल पुरुषों को ही मत देने का अधिकार था। तो महिलाएं निष्क्रिय नागरिक में आती थी। तीसरी बात, जो गरीब लोग थे इनको मत देने का अधिकार नहीं था। जो बच्चे थे या 25 वर्ष से कम थे, जो महिलाएं थी, बच्चे, महिलाएं और गरीब, इनको मत देने का अधिकार नहीं था। इनको निष्क्रिय नागरिक कहा जाता था। ओके, तो सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक में अंतर पूछते हैं कि सक्रिय नागरिक कौन है और निष्क्रिय नागरिक कौन है, तो अंतर आप अच्छे से लिख सके। जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है? फ्रांस का राष्ट्रगान है मार्सिले। मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान है। फिर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं कि इस राष्ट्रगान को लिखा किसने? जैसे अपने यहां पूछते हैं राष्ट्रगान के लेखक कौन है, तो ऐसे ही वहां फ्रांस के राष्ट्रगान के लेखक हैं रॉजेट दिलायल। रॉजेट दिलायल ने फ्रांस का राष्ट्रगान लिखा है। और इसका नाम मार्सिले क्यों पड़ा? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लें तो मार्सिले इसलिए पड़ा क्योंकि मार्सिलेज एक कस्बा है, एक छोटा सा उपशहर है, और इस कस्बे में सबसे पहले जो वॉलंटियर्स थे उन लोगों ने इस गीत को गाया। वो लोग पेरिस की तरफ, जब क्रांति की शुरुआत हुई तो पेरिस की तरफ वो लोग यहाँ से चले मार्सिलेज से, तो उस समय प्रयाण के समय, पेरिस कूच के समय इस गीत को उन्होंने गाया था, जो बाद में फ्रांस का राष्ट्रगान बना। तो मार्सिलेज के स्वयंसेवियों द्वारा इस गीत को गाया गया पहली बार, इसलिए इसका नाम मार्सिले पड़ा। ओके, नेक्स्ट, जो फ्रांस में लुई 16वें के विरुद्ध एक राजनीतिक पार्टी जो प्रमुख
भूमिका अदा कर रही थी, वो पार्टी थी जैकोबिन पार्टी। तो जैकोबिन पार्टी या जैकोबिन क्लब जो था उसका नाम कैसे पड़ा, यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। जैकोबिन क्लब का नाम कैसे पड़ा? उत्तर, पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब। कॉन्वेंट किसको कहते हैं? कॉन्वेंट एक धार्मिक समूह की इमारत को कहते हैं। ईसाइयों का जो चर्च होता था, जहां धार्मिक क्रिया के साथ साथ शिक्षा भी दी जाती थी, जहां ईसाई धर्म की शिक्षा भी दी जाती थी, उस इमारत को कॉन्वेंट कहते हैं। तो पेरिस में जो कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब था उसके नाम पर जैकोबिन क्लब पड़ा। और जैकोबिन पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन था? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मैक्मिलियन रोबेस्पियर। मैक्मिलियन रोबेस्पियर जैकोबिन क्लब का सबसे बड़ा नेता था। नेक्स्ट, सौ कुलांत किन्हें कहते थे? सौ कुलांत किन्हें कहा जाता था? इसको हिंदी में भी कहते हैं बिना घुटन्ना वाले। बिना घुटन्ना वाले, ये थोड़ा अंतर समझना, चाहे उन्हें सौ कुलांत कहें या पूछ लें कि बिना घुटन्ना वाले किन्हें कहा जाता था। तो जो जैकोबिन पार्टी के सदस्य होते थे उनको सौ कुलांत कहा जाता था। अंतर क्या था? उस समय जो सेकेंड स्टेट के लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, उनकी जो वेशभूषा थी, वो लोग सर के ऊपर बिग लगाते थे, टोप लगाते थे, कोट पहनते थे और नीचे टखने तक जो है वो टाइट पैंट पहनते थे, जूते और जुराब पहनते थे। उनके जो पैंट होते थे वो फुल पैंट नहीं होते थे, वो केवल टखने तक होते थे। तो उन लोगों से भिन्न दिखने के लिए जैकोबिन पार्टी के लोगों ने या सौकुलांत लोगों ने घुटने के नीचे तक पतलून पहनना चालू किया और ये लोग धारीदार पतलून पहनते थे, इसलिए इनको सौकुलांत कहते थे। सौकुलांत का अर्थ है बिना घुटना वाले, मतलब घुटने से नीचे तक पतलून पहनने वाले लोग, जो धारीदार पतलून पहनते थे। इन्होंने अपनी वेशभूषा अलग बनाई जिससे कि वो दूर से पहचाने जा सके। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस में जो राजतंत्र था उसका अंत कब हुआ? संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना 1791 में हो गई थी, लेकिन जो लुई 16वां था 1792 में इसको हटा दिया गया। फ्रांस में इस प्रकार से जो संवैधानिक राजतंत्र था वो समाप्त हो गया और लुई 16वें को फांसी कब दे दी गई? 21 जनवरी 1793। 21 जनवरी 1793 को लुई 16वें को फांसी दे दी गई। पेरिस में प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड, इस स्थान पर लुई 16वें को फांसी दे दी गई। बाद में उसकी पत्नी मेरी एंटोनियट को भी फांसी दे दी गई। ओके, राजा को हटा दिया गया और उसके बाद जो नेशनल असेंबली थी उसके स्थान पर एक नई संसद बना दी गई जिसको कन्वेंशन कहते हैं। कन्वेंशन, नेशनल असेंबली के स्थान पर कन्वेंशन का गठन किया गया, जिसमें 21 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया। नेशनल असेंबली और कन्वेंशन में अंतर को समझ लीजिए। नेशनल असेंबली में आपने देखा था किसको मत देने का अधिकार था? जो 25 वर्ष के ऊपर के लोग हों, पुरुष हों, 3 दिन की आय के बराबर कर देते हों। लेकिन लुई 16वें की फांसी के बाद जो नई संसद बनाई गई उसको कन्वेंशन कहा गया और उस कन्वेंशन का गठन कैसे होता था? 21 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया, इसके द्वारा होता था। मतलब सभी को मत देने का अधिकार दे दिया गया, चाहे वो स्त्री थे चाहे पुरुष थे। उम्र सीमा, वयस्क उम्र सीमा 21 वर्ष रखी गई। ओके, नेक्स्ट, गिलोटिन क्या थी?
गिलोटिन एक ऐसी मशीन थी जिससे जो अपराधी होते थे या राजद्रोही होते थे उनको फांसी दी जाती थी। यह एक लकड़ी की चौखटानुमा मशीन होती थी जिसको फांसी देना होता था, उसमें उसको लेटा दिया जाता था। ऊपर एक बहुत तेज धार वाली लोहे की ब्लेड होती थी, वो गिरती थी और जिस व्यक्ति को फांसी देनी होती थी उसका सर धड़ से कट के अलग हो जाता था। तो ये फांसी देने के लिए बनाई गई विशेष रूप से मशीन थी गिलोटिन। और इसका नाम कैसे पड़ा अगर पूछ ले, इस मशीन को बनाने वाले का नाम था डॉक्टर गिलोटिन, उसके नाम पर इस मशीन का नाम पड़ा। मशीन के बनाने वाले का नाम था डॉक्टर गिलोटिन। ओके, इस मशीन से सबसे ज्यादा मृत्युदंड देने का काम जैकोबिन पार्टी का जो नेता था मैक्मिलन रोबेस्पियर, उसने कराया था और अंत में उसको भी उसी गिलोटिन पर चढ़ना पड़ा। 1794 में उसको भी गिलोटिन पर चढ़ा के मार दिया गया। ओके, जब मैक्मिलन रोबेस्पियर ने शासन स्थापित किया तो उसका शासन बड़ा आतंक का शासन कहलाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्मिलन रोबेस्पियर का शासन आतंक का शासन क्यों कहलाता है? क्योंकि उसने बड़े पैमाने पर अपने विरोधियों की हत्याएं कराई, किसानों के लिए कानून बना दिया, अमीरों के लिए भी उसने ऐसे कठोर कानून बना दिए और उससे जनता बड़ी जल्दी उब गई। 1793 से 94 तक लगभग 1.5 वर्ष से के कार्यकाल में ही उससे लोग परेशान हो गए और उसको हटाना पड़ा। तो मैक्मिलन रोबेस्पियर का शासन आतंक का शासन कहलाता है, जो जैकोबिन क्लब का नेता था, ध्यान में रखना। मैक्मिलन रोबेस्पियर को जो हटा दिया गया तो उसके बाद एक नई सरकार बनाई गई जिसमें 2 विधान परिषदें थी और उन विधान परिषदों ने एक डायरेक्टरी बनाई थी, कार्यपालिका। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरेक्टरी के सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो डायरेक्टरी बनाई गई थी, कार्यपालिका बनाई गई थी, उसमें सदस्यों की संख्या 5 थी। मैक्मिलन रोबेस्पियर के बाद फ्रांस का शासन चलाने के लिए 2 विधान परिषदें बनाई गई। उन विधान परिषदों के सदस्यों का चुनाव किया जाता था। एक विधान परिषद में 500 सदस्य थे, दूसरी विधान परिषद में 250 सदस्य होते थे। इन दोनों विधान परिषदों ने मिलकर के देश का शासन चलाने के लिए एक डायरेक्टरी बनाई थी, कार्यपालिका। कार्यपालिका में 5 लोग होते थे और इन 5 लोगों में से बारी बारी से एक व्यक्ति उस कार्यपालिका का अध्यक्ष होता था। लेकिन ये अध्यक्ष और सदस्य आपस में ही लड़ते रहे, विधान परिषद के साथ भी इनका सामंजस्य नहीं बैठा और इसीलिए डायरेक्टरी की सरकार असफल हो गई और नेपोलियन को विकास करने का मौका मिल गया। ओके, तो क्वेश्चन याद रखना कि डायरेक्टरी के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5। नेक्स्ट, फ्रांस का सबसे प्रसिद्ध महिला क्लब कौन था? फ्रांस का प्रसिद्ध महिला क्लब था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन। फ्रांस में 60 से ज़्यादा ऐसे राजनीतिक क्लब थे जिनमें सबसे महत्वपूर्ण क्लब ये था जो महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ता रहा। फ्रांस में आपने देखा था ना कि महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था, महिलाएं निष्क्रिय नागरिक थी। जबकि जब क्रांति हुई तो उस समय महिलाओं ने पुरुषों के साथ बराबर कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष किया था, लेकिन महिलाओं के हाथ कुछ नहीं लगा। तो ऐसी महिलाएं अपने अधिकार के लिए लड़ती थी और उन्होंने 60 राजनीतिक क्लब बनाए, जिसमें से द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन सबसे महत्वपूर्ण था। इन महिलाओं ने समाचार निकाले। इन महिलाओं में से एक थी ओलम्स द गूज। ओलम्स द गूज ये बहुत क्रांतिकारी महिला थी। इसको बाद में मैक्मिलन रोबेस्पियर के समय में फांसी दे दी गई। महिला अधिकारों के लिए बराबर लड़ती रही, लेकिन उस समय तो महिलाओं को ज़्यादा अधिकार नहीं मिल सके। महिलाओं को फ्रांस में मत देने का अधिकार 1946 में मिला। बहुत लंबे संघर्ष के बाद
महिलाओं को 1946 में मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, 1946 में। इसी प्रकार फ्रांस में दास व्यवस्था पूरी तरह से कब समाप्त हुई, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दास प्रथा पूरी तरह से कब खत्म हुई, 1848। ठीक है, पहले एक बार और खत्म की गई थी, 1794 में खत्म की गई थी जैकोबिन पार्टी के समय में। ठीक है, जैकोबिन पार्टी की सरकार के बाद जब नेशनल असेंबली बनी तो उस समय 1794 में इसको खत्म किया गया। लेकिन जब नेपोलियन 1804 में शासक बना तो उसने दास प्रथा को फिर से चालू कर दिया था, जो 1848 तक चलती रही। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नेपोलियन कब शासक बना, मैंने बताया आपको 1804 में। और नेपोलियन किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित हुआ, तो 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन पराजित हो गया और उसको फ्रांस की गद्दी से हटना पड़ा। तो नेपोलियन पे दो क्वेश्चन हो सकते हैं कि नेपोलियन कब शासक बना, 1804 में, और कब वो गद्दी से हटा, 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू के बाद। नेपोलियन शासक बनने के पहले काउंसिल था। काउंसिल कब बना था, नवंबर 1799 में वो काउंसिल के पद पर नियुक्त हुआ था और 1804 में उस पावर में आ गया। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एमसीक्यू के रूप में, वन लाइन क्वेश्चन के रूप में, रिक्त स्थान के रूप में, ट्रू या फॉल्स के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो आपका पहला पार्ट है फ्रांसीसी क्रांति, उस पर जितने भी संभावित प्रश्न थे ये आपके सामने डिस्कस कर दिए गए। मेरा प्रयास है कि जो आपके चैप्टर्स हैं उन पर संभावित सभी प्रश्नों को जो एमसीक्यू के रूप में पूछे जा सकते हैं आप तक हम पहुंचा दें। इन प्रश्नों को आप देखिएगा, इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप परीक्षा के समय अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स।